बाढ़ में बहू की डोली। कई कोस की दूरी पर बसा हुआ नत्थुपुरा गांव पूरी तरह देहात था। उस गांव में ओमकारा नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुरेखा और बेटी सिया के साथ एक मड़हिया में जीवन काट रहे थे। अजी, तुम्हें कोई खोज खबर है भी कि नहीं? अरे क्या हुआ भगवान, भोर सवेर चंडी का रूप क्यों धरे बैठी हो? ब्याह के लायक हो चली है अपनी सिया, मगर उसके ब्याह के खातिर अब तक 4 पैसे भी ना जोड़ सके हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता धरे बैठी हो? हाँ, जवान बेटी को छाती बिठाकर रखना ठीक नहीं। ठीक है, आज ही मैं बिटिया के ब्याह की खातिर पंडित जी को तस्वीर दे आता हूँ। खेत पर जाते हुए रास्ते में उसे पंडित जी दिखते हैं। अरे पंडित जी, जयराम जी की बड़ी लंबी आयु है आपकी, जो यहीं भेंट हो गई। कहो ओमकार, जरा जल्दी, मैं हूँ शहर जा रहा हूँ। ये मेरी बिटिया की तस्वीर है, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाशिए। ओमकार पंडित जी को तस्वीर थमा देता है। थोड़ी देर में पंडित जी शहर में रहने वाले भार्गवी के घर दस्तक देते हैं। ये वो तस्वीर है जिनके रिश्ते वैभव के खातिर सामने से चलकर आए हैं। वो सब तो ठीक है पंडित जी, दहेज मिलने की क्या आशा है? खानदानी लोग हैं भार्गवी जी, अच्छा खासा घर बार, कितने तो जमींदार हैं। पैसों के अमीर दिल के गरीब होते हैं, यहाँ से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। भार्गवी जी, किस उलझन में पड़ गई आप? कुछ नहीं पंडित जी, ये लड़कियां मेरे बेटे के संग कुछ जचेंगी नहीं। अब तो अंतिम एक ही तस्वीर बची है, मगर उनका और आपका तालमेल बैठेगा नहीं। अरे लड़की की सूरत तो दिखाइए। पंडित जी जैसे ही तस्वीर दिखाते हैं, वैभव पहली ही नजर में सिया के रूप का कायल हो जाता है। बड़े ही गरीब घर की बेटी है। पंडित जी, भगवान की कृपा से हमें धन धान की कोई घटी नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है ना माँ? हाँ मेरे लाल, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब तो मेरी झोली इसी गरीब बेटी के बाप के घर में ही भरेगी, क्योंकि जितना देने का जिगरा एक गरीब में होता है, वो हम जैसे रईसों के भीतर कहाँ। अगली भोर माँ बेटे पूरी तैयारी के साथ गाड़ी में सवार होकर रवाना होते हैं। तभी आसमान बरसाती बादलों से घिराता है। थोड़ी देर में दोनों वहाँ आ पहुँचते हैं, जहाँ दरवाजे पर खड़ा ओमकार हाथ जोड़े कहता है, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। सिया और वैभव पहली ही नजर में एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुन लेते हैं, जिसके बाद लालच से मांदी हुई भार्गवी कहती है, बच्चों की मर्जी तो उनकी आंखों से झलक ही रही है, अब जरा हम बड़े भी बात कर ले। हाँ समधन जी, चलिए बगल वाली कोठरी में चलकर बात कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, मेरा एक उसूल है, साफ कहना सुखी रहना। शहर में हमारा बहुत नाम और रुतबा है, वैभव के खातिर सैकड़ों रिश्ते कतार में लगे हैं, मगर जैसी गुनी बहू तलाश मुझे थी, वो आपकी बेटी में कूट कूट कर भरी है। ये तो आपका बड़प्पन है। तो ठीक है, दहेज के तौर पर आप सिर्फ हमें मोटा मोटा 10 लाख रुपए और बारातियों का पुख्ता इंतजाम और घर का सामान तो सभी देते ही हैं। इतनी बड़ी रकम सुनकर ओमकार की आंत मानो बाहर आने को हो रही थी। वह लड़खड़ाते स्वर में कहता है, समधन जी, इतनी भारी रकम मैं गरीब कहाँ से जोड़ूंगा? सोच लीजिए ओमकार भाई साहब, आपकी बेटी मेरे घर आकर राज भोगेगी। बेटी के खुशहाल ससुराल के किस्से सुनकर मुंह में ओमकार भार्गवी की सभी मांग में हामी भर देता है और भार्गवी अपने घर लौट आती है। उस रात मॉनसून मानो बेबसी के आंसू बरसा रहा था। ओमकार की आंखों से आंसू के फुहार बरसात के साथ ही बह रहे थे। छत जगह जगह से चू रही थी। हे भोले भंडारी, ये कैसा विघ्न है? अचानक उसकी सिसकियां बगल में सो रही सुरेखा के कान में पड़ते ही वह उठ बैठती है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? ओमकार रोते हुए सुरेखा को सारी बात कह डालता है। क्या? इतनी बड़ी रकम हम अदा कहाँ से करेंगे? एक तो इतनी कम घड़ी में ब्याह नाद दिया है, बरसात में कमाई का कोई जरिया नहीं, हर बरस सावन भादों में प्रचंड बेरोजगारी से जूझते हैं, ऐसे में बेटी की डोली कैसे उठेगी? एक बाप की ये इच्छा होती है कि उसकी बेटी को अच्छा वर और घर मिले, चाहे अपनी बेटी की डोली उठाने में अगर बाल बाल भी बिक जाए तो भी इस बाप के कदम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ही वक्त के पड़ाव के बाद शादी का दिन आता है। ओमकार दहेज का सारा बंदोबस्त कर लेता है। ये सब कैसे किया आपने? मैंने अपना सारा खेत बेच दिया सुरेखा, और अभी ये घर भी हमारा नहीं रहा। बेटी की डोली उठने की खातिर आपने पुरखों की जमीन तक बेच दी।
ये नहीं सोचा कि भरी बरसात में बेटी की विदाई के बाद हम कहाँ जाएंगे। जहाँ ईश्वर ले जाए। थोड़ी ही देर में शादी का कार्यक्रम शुरू होता है कि आसमान में मानसूनी बादल छाने के साथ झमाझम बरसात शुरू हो जाती है, जिसे देख भार्गवी कहती है, अरे ये ऐसा घटिया बंदोबस्त किया है तुमने, एक ढंग का पंडाल तक नहीं बन पड़ा तुमसे। बात को बिगड़ते देख ओमकार भार्गवी के सामने अपनी पगड़ी धरते हुए कहता है, समधन जी, डोली और कहार द्वार पर खड़े हैं, फेरे भी पड़ चुके हैं। अब मेरी बेटी पूरे तौर पर आपकी अमानत बन चुकी है। ये रही दहेज की रकम। बहू, डोली में बैठ जा। वो गांव के रास्ते कच्चे हैं ना, ज्यादा जनों का कार में सवार होना खतरा बन सकता है। जा जाकर डोली में बैठ जा। भोली भाली सिया डोली में चढ़कर बैठ जाती है और भरी बरसात में अपने मायके से विदा लेती है। कहार बारिश में भीगते हुए गाड़ी के पीछे पीछे डोली कंधे पर धरकर चलने लगते हैं। तभी भार्गवी कहती है, गाड़ी की रफ्तार तेज कर दो। आप गाड़ी की रफ्तार तेज क्यों कर रहे हैं? जानती है ना, कहार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं है। वह वैभव को बहला फुसला कर चुप करा लेती है और दोनों अचानक ओझल हो जाते हैं। अब बरसात भी भीषण बाढ़ और तूफान में ढलती जा रही थी। अरे ये दूल्हा और दूल्हे की माँ कहाँ गायब हो गई? बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, हमको जल्दी डोली को सही पते पर पहुँचाना होगा। डोली में बैठी सिया के मन में अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। तूफान अपने चरम सीमा पर आ चुका था, जिसके चलते डोली का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और बरसात का पानी डोली में भरने लगता है। सभी कहार उफनते बाढ़ के पानी को देख डोली को बीच रास्ते में छोड़कर भाग चलते हैं। अरे ठहरो जरा, अब इन्हें और माँ जी को कहाँ खोजूं? बाढ़ ने पूरे रास्ते को अपनी जकड़न में ले लिया है। ऐसे में टायर के छाप भी धूमिल हो चुके हैं। दुल्हन बनी सिया अंत तक हिम्मत बांधकर उन्हें खोजती है और तभी वह शहर की सीमा को पार करके अपनी ससुराल की चौखट पर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास और पति की गाड़ी का चक्का एक गड्ढे में फंस चुका है और दोनों जख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। माँ जी, वैभव जी, आंखें खोलिए। हे भगवान, बाढ़ ने इनका क्या हश्र कर दिया है। मुझे उन्हें लेकर सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। बाढ़ का बढ़ता हुआ जलस्तर देखकर दुल्हन सिया दोनों को एकाएक बाहर निकालती है। तभी दोनों को होश आता है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाया जाता है। अब बरसात थम चुकी थी, मगर भार्गवी की आंखों से पछतावे की फुहार लगातार बरसती ही जा रही थी। बहू, अपने इस लोभी लालची सास को माफ कर दे। मैंने जानबूझकर तेरी डोली को बाढ़ के बीच छोड़ दिया था ताकि तुझसे पल्ला झाड़ सकूं। शायद उसी का फल ईश्वर ने इस बाढ़ के द्वारा मेरा सब कुछ छीन कर लिया है। कुछ दिनों के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा बाढ़ पर काबू पाया जाता है, जिसके बाद भार्गवी अपनी नई नवेली बहू का बाढ़ के प्रकोप से ग्रसित घर में तहे दिल से स्वागत करती है। 4 गर्भवती चुड़ैल बहनें। बिल्कुल मार ही डालेगी। वो तो शुक्र है कि हमारे पास हमारे रसीले रसीले ठंडे ठंडे मीठे मीठे आम हैं। अरे हाँ दीदी, गर्भवती होने के बाद आम खाने का स्वाद तो सबसे अलग ही है। अरे भूलो मत, इन आमों को खाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ था। अरे उसे कोई कैसे बोल सकता है, वो तो हमारा बहुत बड़ा राज है। खैर छोड़ो, चलो अगर आम खाने हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो अपना शिकार ढूंढने चलते हैं, तभी हमें इन रसीले आम को खाने का मौका मिलेगा। वो चारों बहनें गर्भवती होती हैं और अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो चारों यहाँ वहाँ जिंदा इंसानों को ढूंढने लगती हैं। अरे अरे, इस गांव में तो कोई भी दिख नहीं रहा। भला हम अपना शिकार कैसे ढूंढें? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जरा निगाहों को गाड़ कर देख, तुझे तेरा शिकार बहुत जल्दी मिल जाएगा। तभी उन्हें एक औरत पनघट से पानी निकालते हुए दिखाई देती है। अरे वो देखो, वो रही हमारी शिकार। अब हम पेट भर के आम खाएंगे। चलो, फिर किस बात की देरी है, जल्दी से चलो वरना देर हो जाएगी। वो चारों चुड़ैल बहनें उस औरत को चारों तरफ से घेर लेती हैं। आ गई राम दुलारी हमारे झांसे में। ये तो मेरा शिकार है। अरे नहीं, ये तो मेरा शिकार है। ये किसी का शिकार नहीं है, इसे हम चारों आपस में बांटेंगे। ये हुई ना बात।
वो बेचारी औरत अपनी चारों तरफ 4 चुड़ैलों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डरते हुए उनसे कहती है, चुड़ैल चुड़ैल, हे भगवान, एक साथ 4 चुड़ैल, अब मेरा क्या होगा? अरे ओ चुड़ैलो, मेरा पीछा छोड़ दो, भला तुम चारों मेरे पास क्यों आई हो? अभी बताती हूँ तुझे। चलो बहनों, इसे अपने साथ ले चलो। वो चारों उस औरत को पकड़ लेती हैं और हवा में उड़ाते हुए जंगल में आम के पेड़ के पास ले जाती हैं। वो एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ होता है जिसके आम बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके सामने खड़ी होकर वो चारों उस आम के पेड़ से कहती हैं, मेरे भूतिया आम के पेड़, अपना भोजन प्रकट करो और हमें आम दे दो। चुड़ैलों के इतना कहते ही आम के पेड़ के अंदर से एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर वो चारों चुड़ैल उस औरत को भेज देती हैं, जिसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और आम के पेड़ से 4 आम नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें वो चारों चुड़ैल बहनें उठाकर खाने लगती हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या रसीले रसीले आम हैं, इन्हें खाकर तो जन्नत मिल जाती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फल केवल आम ही है। अगर आम ना हो तो हमारा गुजारा तो हो ही नहीं सकता। एक आम की कीमत तुम क्या जानो चुड़ैल बहनों, इसके पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। राज की बात छोड़ो और आम खाने पर ध्यान दो। इन आमों को खाने से ही हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी और हमारे बच्चे जीवित रहेंगे। वो चारों चुड़ैल आम खाकर वापस आम के पेड़ पर चढ़ जाती हैं और उसी पर सो जाती हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, सुबह उस औरत के गायब होने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। अरे क्या बताऊं गांव वालों, एक एक करके हमारे गांव के सभी लोग गायब होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। अरे शंकर भैया, आपकी पत्नी को मिलाकर पूरे 18 लोग गायब हो चुके हैं हमारे गांव से। अरे अगर इसी तरह रहा तो इस गांव का पूरा पत्ता साफ हो जाएगा और ये गांव एक खंडर की तरह बन जाएगा। अरे ये सब तो ठीक है, मैंने कुछ लोगों से पता किया था, हमारे गांव की एक लड़की कल रात से ही सदमे में है, कुछ भी कह नहीं पा रही है। चलो एक बार उसे देख कर आते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर उस लड़की के पास चले जाते हैं जिसका नाम गायत्री होता है। गायत्री अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रही होती है। वो 4 थी और चारों ही भयानक थी, पता नहीं कहाँ से आई है, कोई नहीं जानता। कोई उन्हें इस गांव से भगा दो, नहीं तो इस गांव का विनाश हो जाएगा। गायत्री की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग गायत्री को एक तांत्रिक बाबा को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उसके माथे पर अपनी भभूति का तिलक लगाता है और अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद गायत्री पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और तांत्रिक बाबा से कहती है, बाबा, वो भयानक चुड़ैल, वो 4 चुड़ैल थी, कल रात मैंने उन्हें खुद देखा। वो चारों एक औरत को अगवा करके ले गई। वो चारों चुड़ैल उस औरत को जंगल की तरफ ले गई थी। गांव वालों, लगता है गांव के लोगों को वही चुड़ैल गायब कर रही है। हमें आज की रात उन चुड़ैलों को ढूंढने के लिए जंगल में जाना होगा। गांव के सभी लोग गायत्री को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही रात होती है, रात होते ही तांत्रिक बाबा गांव के लोगों के साथ जंगल में चुड़ैलों को ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई देता है, जहां 4 गर्भवती चुड़ैल उस आम के पेड़ पर गहरी नींद में सो रही होती हैं। अच्छा, तो चुड़ैल गांव के लोगों की नींद हराम करके यहाँ चैन की नींद सो रही है। तांत्रिक बाबा उन चारों चुड़ैलों को जगाने के लिए उनके ऊपर अपनी भभूति फेंक देता है, जिसके बाद वो चारों तड़पती हुई कहती हैं, अरे तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अपनी भभूति फेंकने की? लगता है तांत्रिक तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, अभी अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ पर आया है। देखो चुड़ैल, मैं बस यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुम चारों चुड़ैल इस आम के पेड़ पर क्या कर रही हो और गांव के लोगों को गायब क्यों कर रही हो। तू कौन होता है हमसे ये सब पूछने वाला? अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। नहीं तो हम तेरा वो हाल करेंगे जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं जानता था कि तुम चुड़ैल ऐसे नहीं मानोगी। रुको, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तांत्रिक अपनी शक्तियों से उन चारों चुड़ैलों को ऊपर वार करते हैं, जिसके बाद वो चारों की चारों तड़पने लगती हैं। रुक जा तांत्रिक, ऐसा मत कर, मैं तुझे सब बताती हूँ। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ समय पहले की बात है, हम चारों बहनें अपने पतियों के साथ इस गाँव में रहा करती थी। हम चारों उस समय गर्भवती थी। हमारे घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई थी, इसलिए हम चारों लकड़ियाँ काटने के लिए इस जंगल में आए थे।
लकड़ियां काटने और सूखी लकड़ियों को ढूंढते हुए हमें ये विशाल आम का पेड़ दिखाई दिया, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े और रसीले आम लटके हुए थे। गर्भवती होने की वजह से हमारा आम खाने का मन किया, जिसके बाद हमने इस पेड़ के आम तोड़ लिए। लेकिन आम तोड़ने के बाद ये पेड़ अचानक से जिंदा हो गया और इसने हमसे कहा, मैं एक श्रापित पेड़ हूँ और तुमने मेरे पेड़ के आम खाए हैं। आज से तुम चारों भी श्रापित हो और अब तुम चारों की चारों भयानक चुड़ैल बनकर मेरे लिए इंसानों का शिकार करोगी और बदले में मैं तुम्हें इस पेड़ का आम दूंगा। अगर अपने बच्चों को जिंदा चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए ये सब करना ही होगा। उसके इतना कहते ही हम चारों बहनें चुड़ैल में बदल गई। हमारे पास और कोई चारा नहीं था अपने बच्चों को जिंदा पैदा करने के लिए। हमने गांव के लोगों का शिकार करके इस पेड़ के हवाले करना शुरू कर दिया। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलाने में मदद करूंगा, जिसके बाद तुम चारों की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम चारों बहनों के बच्चे जिंदा पैदा हो जाएंगे। तांत्रिक की ये बात सुनने के बाद चारों चुड़ैल उसकी बात से सहमत हो जाती हैं, जिसके बाद तांत्रिक वहीं पर एक हवन शुरू कर देता है और देखते ही देखते उन चारों चुड़ैलों के बच्चे जीवित उनके गर्भाशय से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद उन चारों चुड़ैल बहनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन चारों बच्चों को तांत्रिक बाबा अपने साथ ले जाते हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। रितु मेरी चाय कहाँ है? अरे यार, तुम छोटी छोटी बातों पर रोज रोज चिकचिकबाजी करते रहते हो। अरे अगर थोड़ा सा लेट क्या हो गया तो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे सुबह सुबह के कलेश से थक गया हूँ। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। तुम्हारे साथ रहने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अरे हाँ, मेरे साथ रहने का तुम्हारा मन क्यों करेगा? तुम्हें तो मैं बोझ लग रही हूँ ना? अभी उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभी अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां देखता है कि उसके ऑफिस में प्रिया नाम की नई लड़की आई हुई है। वो एक साइड अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभी की नजर प्रिया के ऊपर ही अटक रखी थी। कुछ समय बाद लंच हो जाता है और जैसे प्रिया लंच निकालती है कि तभी वहां पर अभी अपना लंच लेकर आता है और उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, मैं अभी हूँ और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। ओके प्रिया, तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर प्रिया और अभी दोनों ही खाना खाने लगते हैं और वहां ठहाके मारते हुए हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगा और देखते ही देखते प्रिया और अभी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन प्रिया अभी से बोलती है, अभी मेरा कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे और इस ऑफिस के। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ का पार्टनर नहीं बनाओगे? अभी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। उसे देखकर प्रिया एक बार फिर बोलती है, अभी तुम किस सोच में हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं प्रिया, कुछ नहीं। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी उसको इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। ये सब देखकर प्रिया रोते हुए उससे बोलती है, मैं समझ गई, अभी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हो। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें शादी करनी है। रुको। इतना कहकर अभी प्रिया का हाथ पकड़कर मंदिर में जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। इस तरह अब वो प्रिया से शादी कर लेता है और वो अब प्रिया के साथ खुशी से रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रितु अभी को फोन करती है और उससे बोलती है, आखिर तुम कहाँ बिजी रहते हो जो रात रात भर बाहर ही रहते हो? अगर आज तुम घर नहीं आए तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। अरे यार, तुझे जहां जाना है वहां जाओ, बस मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी? अभी रितु से फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी वहां पर प्रिया आ जाती है और उसकी सारी बात सुन लेती है। ये सब सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अभी से बोलती है, अभी तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? प्रिया, मैं तुम्हें सारा सच बताने ही वाला था कि इतने में तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। क्या सच बताने वाले थे तुम अभी? यही कि तुम मुझे एक धोखे में रख रहे हो। तभी तो तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर जाते, क्योंकि तुम्हारे घर पर तुम्हारी पहली बीवी है। मैं पूछती हूँ, अगर तुम पहले से ही शादीशुदा थे तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का?
तुमने मुझसे शादी क्यों की? प्रिया, प्रिया, मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। मैं उसे डिवोर्स लेना चाहता हूं। वो औरत एक नंबर की नीच और गिरी हुई है। वो शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से बात करती है, किसी और के साथ बाबू शोना करती है। प्रिया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें उससे डाइवोर्स चाहिए तो तुम उसे जल्दी से डिवोर्स लो, वरना मैं सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। अभी थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो। इस तरह अभी प्रिया को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। प्रिया अभी के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ समय बाद अब अभी उसको समय नहीं देता, यहां तक कि वो उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा था। बेचारी प्रिया उसको पागलों की तरह फोन मैसेजेस करती रहती, लेकिन अभी उसके मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं करता। बेचारी प्रिया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपने ही घर में खुद को बंद करके फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है? एक तो मेरे माँ बाबा मेरे साथ नहीं, ऊपर से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मुझे मेरा पार्टनर भी मिला तो कैसा, जिसने पहले से ही एक शादी कर रखी है। इतना कहकर वो रोते हुए सो जाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो अभी के पास जाती है और उससे बोलती है, अभी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने तो मुझसे शादी की है ना, शादी होने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं क्या कर रहा हूँ यार, जो तुम मुझे इतनी खरी खोटी सुना रही हो? तुमने तो ये कहा था कि तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त ऑनलाइन ही देखती रहती हूँ। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो? प्रिया, तुम्हें पता है ना, घर वालों की मर्जी से मेरी शादी हुई है और उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। अभी मैं कब तक यूं गुमनाम बीवी बनकर रहूंगी? आखिर मुझे भी तुम्हारा नाम चाहिए। तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे या नहीं? प्रिया, तुम मुझे अब इरिटेट कर रही हो। मेरे पास तुम दोनों के अलावा भी और भी बहुत सारे काम हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा टाइम उससे लगा रहता हूँ? ऐसा नहीं है। जितना समय तुम्हें मिलता है उतना ही समय उसे भी मिलता है। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं भी तुम्हें अब सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर प्रिया अभी का फोन लेकर रितु को फोन करने लगती है और उसको सारी बात बता देती है, जिसके बाद प्रिया और अभी दोनों ही रितु के पास अभी के घर में आते हैं, जहां वो देखता है कि रितु का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। एक तरफ प्रिया अधमरी हो रखी थी तो वहीं दूसरी तरफ रितु भी रो रही थी। वो देखकर अभी को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए अपनी पहली पत्नी रितु से बोलता है, मुझे माफ कर दो रितु। अगर तुमने मुझे परेशान न किया होता तो शायद मैं प्रिया के पास कभी गया ही नहीं होता। आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मैं प्रिया के पास गया और मैंने उसकी भी जिंदगी खराब कर दी, उससे शादी करके। मुझे इस बात का बहुत ही पछतावा है कि चंद मिनटों की खुशी के लिए मैंने दो जिंदगी खराब कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो तुम दोनों। रितु अभी की बात सुनकर उसको माफ कर देती है, लेकिन प्रिया का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था क्योंकि अभी ने उसको अभी तक अपनाया नहीं था। ये सब प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर रितु उसको अपनी छोटी बहन बना लेती है और अभी उसके साथ सभी के सामने शादी कर लेता है। इस तरह वो तीनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। छाता बेचने वाली सास बहू। एक गांव में बुधिया और प्रज्वल नाम के दो बाप बेटे अपनी पत्नियों समेत एक पुराने कच्चे मकान में गुजर बसर करते थे। वह दोनों खेतीबाड़ी के काम में निपुण थे। पूरा गांव सूरज की लाली के आगोश में था। लोग अपने कामों में जुटे थे, तभी बुधिया अपनी पत्नी को छेड़ते हुए कहता है, अरे भगवान, कभी तो इस बिछौने की शान बढ़ाना छोड़कर रसोई घर की शोभा बढ़ा लिया करो। उसकी क्या जरूरत आन पड़ी है? बहू के रहते सास भला क्यों रसोई घर में लात धरेगी? अरे बहू, जल्दी से खाना ले आ, खेत पर जाने में देरी हो रही है। मतिका झटपट से दोनों को खाना परोसकर पंखा डुलाने लगती है। इस जेठ की भीषण गर्मी में बेनिया का भी कोई प्रभाव नहीं। बरसात हो जाती तो थोड़ी राहत पड़ती। पिताजी, हर साल बरसात का प्रकोप आंखों देखी देखने के बाद की कैसी बरसात हम किसानों को भीषण गरीबी में डुबो जाती है। क्यों बरसात की बुलाहट दे रहे हैं? बरसात ना हो उसी में गनीमत है। दोनों खेत पर आते हैं जहाँ
प्रज्वल हल चलाकर खेतों की जुताई और बुधिया बीजों की बुआई करता है। जुताई बुआई का काम तो निबट गया, अब बस खेत पटाना रह गया। देखते ही देखते सूरज की तेज लौ बादलों के पीछे छुप जाता है। आसमान में जोरों शोरों से बिजली की गड़गड़ाहट होने के साथ काले बादल उमड़ते हुए घनघोर बरसात का रूप धारण कर लेते हैं। प्रज्वल, घर चल बेटा, बरसात की पहली फुहार इंसान को बीमार कर देती है। बरसात के बूंदों से सराबोर दोनों घर पहुंचते हैं। बाबूजी, आप दोनों इतना भीगे हुए? बस बहू, पूछ मत। सोचा कि बचते बचाते घर पहुंच जाएंगे, मगर ससुरी बरसात ने लथपथ कर दिया। गुजरते हर एक घंटे के भीतर बरसात की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। तकरीबन एक सप्ताह बीतने को आ जाता, मगर बरसात मानो जैसे जिद्दी बच्चे सी होकर बरसती ही जा रही थी। जाने खेत की फसल का क्या हाल होगा, चलकर मुआयना करना चाहिए। दोनों बरसात के आतंक को देखते हुए खेत का दौरा करने पहुंचते हैं। खेत की फसल बुरे तौर पर बरसात में नाश हो चुकी थी। बरसात का पानी अपने उफान पर था। दोनों निराश मन से घर लौट आते हैं, जहां प्रेमा कहती है, कद्दू जैसा मुंह क्यों लटकाया है तुम दोनों ने? फसल सही सलामत तो है? फसल को भारी नुकसान हो गया प्रेमा, सारी फसल पानी में गोते लगा रही है। अब हम खेतिहार को क्या जवाब देंगे? वो किसी नतीजे पर पहुंच पाते कि उनके घर की चौखट पर छतरी ओढ़े मानिक रूखे स्वर में कहता है, अरे ओ बुधिया, कहाँ दुख के बैठा है, बाहर निकल। बुधिया उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा होकर कहता है, जी मालिक, कहिए। मैंने तुम बाप बेटों पर भरोसा करके अपनी जमीन, बीज, खाद, उर्वरक आदि खरीदने की रकम इस खातिर दिए थे क्या कि तुम उसका नुकसान कर दो? हुजूर, अब आपको क्या जान खबर थी कि बरसात प्रलय में बदल जाएगी? उससे माणिक लाल को कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा रोकड़ा सूद समेत वापस कर लो, वो भी अभी। बात आगे ना बढ़े इसके चलते मानिक जोड़ बटोर कर रूखे पैसे उसे थमा देता है। उसके जाते ही प्रेमा उस पे टूट पड़ती है। अकल घास चरने चली गई थी क्या तुम्हारी? वो बचे खुचे पैसे अकाल के खातिर थोड़ा बटोर कर रखे थे, पाई पाई उसे दे देती। अब इस भरी बरसात में चूल्हा उपवास रखने के सिवा कोई चारा नहीं। दोनों बाप बेटे बरसात की बौछार में काम की तलाश में निकलते हैं, मगर अफसोस की उन्हें छुच्छे हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, जिसे देखते हुए मतिका चिंता जाहिर करते हुए कहती है, सासू माँ, पिताजी और प्रज्वल दोनों ही प्रच्छन्न बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। घर के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। अब हमें ही घर से बाहर कदम रखना होगा। बहू, बाहर का मंजर देख, पूरा गांव मेघालय और मोहसिन राम बन चुका है, और इस बरसात में हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, ये बरसात हमारे कमाई के सुनहरे मौका बनकर आया है। हमारे गांव के हजारों लोग की तादाद है, मगर छतरी गिने चुने रईस लोगों के पास ही है। क्यों ना हम छतरी बनाकर उन्हें बेचें? तेरी सोच तो सराहनीय है बहू, मगर हमारे पास एक छतरी खरीदने के पैसे नहीं तो छाते का कारोबार कैसे करेंगे? माँ जी, बरसात में सारा धंधा मंदा होता है। मुझे छतरी बनाना बखूबी आता है। मैंने इस भाड़ में कुछ पैसे अलग से जोड़ कर रखे हैं, इनसे हम छतरी बनाने का सामान खरीदेंगे। मतिका झटपट से छतरी बनाने का सामान मोल ले आती है और प्रेमा को छाता बनाना सिखाती है। छाते बनाकर वह उन्हें बेचने निकलती है। बहू, बरसात तो उफान पर है। लगता है अपनी बनाई पहली छतरी का शुभारंभ हमको ही करना होगा। दोनों एक एक छाता ओढ़कर सड़क के एक छोर पर खड़ी चिल्लाती हैं, बरसात में भीगने के बजाय बरसात से बेचने का उपाय सस्ता। छाता ले लो, एकदम सस्ता, छाता ले लो। कुछ देर के बाद एक आदमी भीगा हुआ उनके पास आकर कहता है, अरे ओ छतरी वाली, कितने का बेच रही हो ये छतरी? एकदम सस्ता है भाई जी, 25 रुपए एक छतरी। इसमें एक साथ 3 जन समा सकते हैं। ढांचा भी बहुत टिकाऊ है। अरे, इसकी गुणवत्ता बाद में गिनवाना, पहले मुझे छाता दो। ये आसमान के ओले शोले बनकर मेरी पीठ को छलनी कर रहे हैं। मतिका खुश मन से छतरी को बेचकर मिले पैसे को निहार कर कहती है, माँ जी, ये हमारे बनाए छतरी की पहली बोनी है। दोनों सास बहू गांव देहात घूमती हुई और भी कई छतरियों की बिक्री करती हैं और निश्चित कमाई से राशन खरीद कर घर आकर खाना पकाती हैं। पिताजी, ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना शुरू कीजिए। मगर बहू, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं था, फिर ये? बाबूजी, मैंने और सासू माँ ने छतरी बेचने का काम शुरू किया है। ये खाना उसी कमाई से है।
सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर अनेकों छतरियों का निर्माण करती हैं। बहू, क्यों ना गांव देहात घूमने के बजाय आज हम इन बनाई छतरियों को बाजार में बेचें। गांव देहात के सारे लोग साग सब्जी खरीदने बाजार तो आ ही रहे होंगे। दोनों छतरियों को लेकर बाजार के एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें बेचने के खातिर आवाज लगाती हैं। आओ आओ और खरीदो टिकाऊ मजबूत काली छतरियां एकदम सस्ते भाव में। उनके एकदम सामने भागीरथ का एक छतरी का व्यापारी बैठा था, जो उन्हें देख भौं चढ़ाकर कहता है, ये दो औरतें जाने कहां से मेरा धंधा चौपट करने आ गईं, मगर ये जानती नहीं कि यहाँ के लोग सिर्फ मुझसे छाता खरीदते हैं। आओ और ले जाओ मजबूत मखमली छाते 100 टके में एक जोड़ा। आओ भाइयों बहनों और ले जाओ 50 रुपए के टिकाऊ मजबूत छतरी का जोड़ा। छतरी का कम दाम सुनते ही ग्राहक उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। छतरी की बनावट तो एक समान है, फिर यहाँ आधा दाम वहाँ दुगना। यहीं से छतरी खरीदने में फायदा है। गिरिजा समेत और भी जन छतरियों को खरीदने लगते हैं, जिसे देख भागीरथ आग बबूला होकर खुद में बोलता है, ये ग्राहक ना एकदम दल बदल पार्टी के नाई हैं। सस्ता देखकर चुनाव करने भिड़ जाते हैं। इन लुगाइयों के चलते आज मेरे एक भी छाते नहीं बिके। अरे बहन जी, एक आध छाता मुझसे भी खरीद लो। कतई नहीं, अब कोई तुम्हारा छाता नहीं खरीदेगा। तुम हम गरीब ग्राहकों से दुगना दाम लूट रहे हो। हम गरीबों के पास बरसात की मार झेलने के चलते कामकाज नहीं। ये सास बहू गरीबों की आमदनी के अनुसार छाते का दाम ले रही हैं। छाते के अल्प दाम और अच्छी गुणवत्ता के चलते उनके छाते को बाजार में भारी पहचान मिल जाती है, जिनसे उन्हें प्रतिदिन खूब कमाई होती है। माँ जी, अब छाते बेचकर हमारे पास इतना पैसा जुड़ चुका है जिससे हम अपने इस टूटे फूटे घर की मरम्मत करा सके। अरे जितना पैसा हम छत की मरम्मत में खर्चेंगे, क्यों ना नया घर बनाकर आराम से रहा जाए। इस तरह दृढ़ संकल्पी सास बहू भीषण बरसात से हार न मानकर मौसम के अनुसार छतरी का व्यापार करती हैं, जिससे न सिर्फ उनके घर की आर्थिक स्थिति संवरती है, बल्कि उनके हाथों की कारीगरी को पहचान भी मिलती है। और अंत के वह रंग बिरंगे छतरियों की दुकान खोलकर आरामदायक तौर पर छतरियां बेचा करती थी। साथ ही मानसून के महीने में गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में छाता बांटा करती थी। जादुई मिट्टी की गाय। दरियागंज गांव में केशव अपने 10 वर्षीय बेटी जूही के साथ अपनी पुरानी झोपड़पट्टी में रहता था। घर चलाने का एकमात्र सहारा उसकी गाय लाली थी, जिसका दूध बेचकर वो दाल रोटी का इंतजाम कर पाता था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वो एक पक्का मकान बनवा सके। सावन का महीना शुरू होने के साथ एक रात झमाझम बरसात होती है। गौशाला में बंधी गाय गुहार लगाती है, माँ, माँ। गौशाला के छप्पर से टपक रही बारिश की ठंडी बूंदों से लाली एकदम नहा चुकी थी और ठंडी हवाओं के झोंके से कंपकपाते हुए पागुर कर रही थी। तभी केशव की आंख खुलती है और वो खिड़की से झांक कर कहता है, अरे ये अचानक तूफान भरी बरसात। नन्ही जूही अपनी गाय लाली की चिंता में दौड़कर गौशाला में आती है। माँ, माँ। पिताजी, लाली तो ठंड के मारे ठिठुर रही है। केशव कोने में पड़ी बोरी को गाय पर उड़ाकर अंदर चला आता है, जहाँ नन्ही जूही कहती है, पिताजी, लाली को कुछ होगा तो नहीं? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसके साथ खेलूंगी? मेरी प्यारी गुड़िया, लाली को कुछ नहीं होगा, सो जा। सवेरा होते ही आसमान से बरसाती बादल छटने के साथ पूरा गांव अपने कामकाज में लग जाता है। तभी जूही गौशाला का दरवाजा खोलती है। पिताजी, पिताजी, जल्दी आइए पिताजी, लाली कुछ बोलती क्यों नहीं? ए राम, लालिया हमें छोड़ गई जूही। जूही अपनी जान से प्यारी गाय के शव से लिपटकर उसे चूमती हुई फूट फूट कर रोने लगती है। समय गुजरने के साथ उसके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ये देख जूही गौशाला में आकर कहती है, लाली, तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। वो खूंटे के पास गाय के कदमों की छाप छोड़ी हुई जमी हुई मिट्टी को उठाकर उसे गूंद कर लाली को याद करके मिट्टी की एक गाय बनाकर बिलख बिलख कर रोती है। आधी रात उसके सपने में उसकी माँ आकर कहती है, नींद से जागो जूही, यहाँ इतना अंधियारा क्यों है और आप कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ जो यमलोक से आई हूँ। मगर मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही मर गई और अब तो मेरी गाय लाली भी माँ के जैसे सितारा बन गई होगी।
मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुमने जिस मिट्टी से गाय बनाई थी, तुम्हारे सच्चे आंसू उस पर गिरने के साथ उसमें जान पड़ चुकी है, इसलिए वह सजीव होकर जादुई मिट्टी की गाय बन चुकी है। तुम उसे जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें दे देगी। अचानक जूही का सपना टूटता है और उसकी नजर खिड़की पर धरी मिट्टी की गाय पर पड़ती है, जो एकदम चमक दमक रही थी। अरे ये मिट्टी की गाय तो एकदम सोने जैसी दिख रही है। वो रात के अंधियारे में किवाड़ खोलकर मिट्टी की बनी गाय को आंगन में रखते हुए कहती है, अगर सचमुच तुम जादुई मिट्टी की गाय हो तो मुझे मेरी लाली लौटा दो। साधारण मिट्टी की गाय में एकदम से हलचल होती है और वो चमचमाती मिट्टी की गाय में ढल जाती है। मैदान के चारों तरफ एक तेज रोशनी उजागर होने के साथ एक गाय प्रकट होकर गुहार लगाती है। माँ, माँ, ये तो सचमुच जादुई मिट्टी की गाय है जिसने मुझे मेरी लाली के जैसी गाय दी है। जादुई गाय के जादू को देख नन्ही जूही की आकांक्षा और ज्यादा बढ़ती है। सभी के घर कितने सुंदर दिख रहे हैं, एक हमारा ही घास फूस का टूटा फूटा घर है। जादुई मिट्टी की गाय, क्या तुम मेरे झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल सकती हो? जादुई मिट्टी की गाय की आंखों से आ रही एक सुनहरी चमक जूही के कच्चे घर पर पड़ने के साथ वो एक सुंदर महल में बदल जाता है, जिसे देख जूही भौचक्की रह जाती है। ये तो राजकुमारी के महल जितना सुंदर है। जूही मिट्टी की जादुई गाय को अपनी हथेली पर उठाकर घर को एक टक निहारती हुई खुश होती है। सवेरे केशव की आंख खुलती है तो वो हैरानी से कहता है, मैं तो अपनी झोपड़ी में सोया था, फिर मेरी नींद इस आलीशान घर में कैसे खुली? कहीं ये मेरी आंखों का सपना तो नहीं? पिताजी, ये भ्रम नहीं, सच है। ये सब कुछ इस मिट्टी की जादुई गाय ने हमें दिया है। पूरा गांव उनके घर के आगे जमावाड़ा लगाकर कहता है, अरे रातों रात इस सुदामा की बरसों की टूटी फूटी कुटिया एकदम से महल में कैसे बदल गई? अरे केशव भाई, कोनो भारी खजाना हाथ लग गवा है का? ये सब कौने जिन का जादू है? तुम्हारे तो दिन पलट गए। अरे भाई बहनों, वो देखो, हूबहू लाली जैसी गाय। कल तक तो गौशाला एकदम वीरान पड़ी थी, एक ही रात में ये गाय कैसे पैदा हो गई? दोनों बाप बेटी गांव वालों के सवालों से घिरे हुए थे। तभी जूही कहती है, ये सब कुछ हमें इस जादुई मिट्टी के गाय से मिला है। क्या कहा? जादुई मिट्टी की गाय? अगर ये वाकई जादुई मिट्टी की गाय है तो इसे सोना निकाल कर दिखाओ जरा। एकदम पते की बात कही है। अब ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ऐ मेरी जादुई मिट्टी की गाय, मुझे सोने के सिक्के दे। जादुई मिट्टी की गाय का छोटा सा ढांचा एकदम विशाल जादुई मिट्टी की गाय में बदलने के साथ उस मिट्टी की गाय का मुंह खुलता है और सैकड़ों सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। अरे ये तो सचमुच की जादुई मिट्टी की गाय निकली। ये क्या बला है? ये सारे सोने के सिक्के आप रख लीजिए। सभी जन सोने के सिक्कों की तरफ लपक पड़ते हैं। समय के साथ जादुई मिट्टी की गाय के कर्तव्यों से जूही और उसके गरीब पिता का जीवन पटरी पर आ जाता है। गुड़िया, भले ही सभी के लिए ये जादुई मिट्टी की गाय हमारे जीवन के बदलाव का श्रेय माने, लेकिन मेरे लिए ये तेरे हाथों का करिश्मा ही कहलाएगा, क्योंकि इस जादुई मिट्टी की गाय की रचनाकार तो तू ही है। सालों बाद दोनों बाप बेटी के जीवन में खुशियां दस्तक देती हैं। जब भी उन्हें कोई भी कमी घटी का अभाव महसूस होता, वो जादुई मिट्टी की गाय से मदद मांगते। एक रोज केशव घर आकर कहता है, अरे गुड़िया, जरा खाना ले आ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जूही रसोई घर में पड़े खाली भगोने को निहारती हुई हैरान परेशान होकर कहती है, पिताजी को क्या खिलाऊं? सारा खाना तो मैंने ही सपाचट कर दिया था। पिताजी का ख्याल ही नहीं किया। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। तभी जूही की नजर उसके जादुई मिट्टी की गाय पर जाती है। मिल गया हल। मेरी जादुई मिट्टी की गाय, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मुझे पिताजी के लिए अच्छा खाना दो। एक बार फिर जादुई मिट्टी की गाय से तेज रोशनी रसोई घर में चमक उठती है और जूही को थाली भरकर खाना देती है। ये लीजिए पिताजी, गर्मा गर्म खाना। अरे वाह, ये 56 भोग किसने बनाया? पिताजी, ये खाना मैंने अपनी जादुई मिट्टी के गाय से मांगा था। एक रोज एक भूखा भिखारी उनका दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अरे कोई इस बूढ़े भिखारी को कुछ खाने को दे दो। आपको भूख लगी है? मेरी प्यारी जादुई गैया, इनको खाना दो। अरे ठिठोली करने को मैं भिखारी ही मिला था क्या?
ये माटी की बेजान गाय सिर्फ बालकों का मनोरंजन कर सकती है, अरे भोजन नहीं दे सकती। काका, ये भले ही छोटी सी मिट्टी की गाय है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये एक जादुई मिट्टी की गाय है। ऐ मेरी जादुई गाय, मुझे फौरन अच्छा खाना और सोने के सिक्के दो। जादुई मिट्टी की गाय जूही के कहने के मुताबिक जूही को खाने की बड़ी थाली और सोने के अनगिनत सिक्के देती है। भूखा भिखारी खुश होकर खाना खाकर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बेटी, आज लंबे अरसे बाद मुझे इतना ताजा और स्वादिष्ट भोजन नसीब हुआ। इसमें शुक्रिया कैसा? एक भूखे की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता। ये सिक्के भी आप रख लीजिए ताकि आपको फिर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। 10 साल की जूही को पुरनिया की तरह समझदारी से बोलता देख भिखारी उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चल देता है और जूही अपनी जादुई मिट्टी की गाय को लिए घर के भीतर आ जाती है और ऐसे ही लगातार वो जरूरतमंदों की मदद करने का जिम्मा अपने सिर उठाती है।